नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 28 अप्रैल 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा चेंज किया है, एक नई स्टाइल में ये वीडियो अपन आज बना रहे हैं। तो देखते हैं, अगर ये स्टाइल आपको ठीक लगती है तो इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज जो छोटा कैमरा एक साइड में होता था जिसको हम पहले यूज कर रहे थे, वो अगर कंफर्टेबल है तो उसमें बना लेंगे। राइट, चलिए आगे। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो तमिलनाडु के एक जगह है थूथुकुडी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ वहाँ को लेके बेसिकली क्या हुआ है। होलीसीन एक काल है, आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, होलीसीन इस तरह के कई सारे काल के विभाजन है। यानी कि सबसे पहले जीव की उत्पत्ति कब हुई, फिर उसके लाखों साल बाद कैसे आगे डायनासोर आए हैं, और वो एक पूरी की पूरी सीक्वेंस आप ज्योग्राफी में उसको पढ़ेंगे। आपको यह याद रखने वाली बात ये कि एक होलोसीन जो काल है वहाँ का एक जीवाश्म बेल्ट की खोज हुई है। जीवाश्म बेल्ट से मतलब होता है सॉरी बेसिकली जैसे जो संस्तर होते हैं धरती के, तो वहां पे कुछ इस तरह के अवशेष का मिलना, ये क्या क्या कहलाया जाता है, जीवाश्म बेड। ठीक है, तो ये जो मिले हैं कहाँ पे, थूथुकुडी जिला जो है तमिलनाडु का, वहां पे ये मिले हैं। कैसे 2023 की जब भारी बारिश हुई तो उससे भूस्खलन वगैरह हुआ होगा और उससे ये जो है सामने आए हैं। महत्व क्या है, प्राचीन भारतीय वन्य जीवों के बारे में जानकारी और जलवायु के इतिहास को समझने के बारे में जानकारी। कैसे जलवायु के इतिहास को बेसिकली की किस तरह के जीव थे, कैसे विलुप्त हुए होंगे, और आने वाले समय में अभी जो चुनौतियां हैं उनके बारे में भी एक सटीक अनुमान से लगाया जा सकता है। आपसे सवाल किस तरह पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में, या तो स्टेट पूछा जा सकता है कि किस राज्य में होलोसीन काल के जीवाश्म बेड मिले हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए तमिलनाडु। फिर अगर जगह स्पेसिफिक आ जाए तो आपको थूथुकुडी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपके ध्यान में होना चाहिए। तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज तमिलनाडु थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश हमारा एक स्टेट है और वहां की पहली महिला चीफ जस्टिस बन चुकी है। महिला कौन है, जस्टिस लिसा गिल। ठीक है, वुमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। किसी स्टेट की चीफ जस्टिस एक महिला का होना एक अच्छी बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, और एक अच्छा एग्जाम्पल है जो हमें पता होना चाहिए। और एग्जामिनर इस तरह की चीजें पूछ लिया करते हैं अक्सर। राइट, शपथ होगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली महिला है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जज भी ये लिसा जो गिल है ये रह चुकी है, और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया है। सवाल कैसे आएगा, सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस जिले में, किस राज्य में मुख्य न्यायाधीश जो है एक महिला को नियुक्त किया गया है, इस तरह से। दूसरा, किस मुख्य न्यायाधीश को अभी आंध्र प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, तो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है लिसा गिल, तो आप याद रखेंगे। राइट, और न्यायपालिका में महिला नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका उसमें जो है महिला प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है। यानी कि महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी कम है। उस हिसाब से ये एक अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, और इसको हमें याद रखा जाना चाहिए। आगे देखिए, भारतीय फोटोग्राफी के जो जनक है रघु राय, उनका निधन हो गया है। लगभग 6 दशकों तक इन्होंने फोटोग्राफी करी है, बहुत इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स इन्होंने क्लिक किए हैं, और इनको फोटोग्राफी का जनक माना जाता है, भारतीय फोटोग्राफी का जनक। 83 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया है। 1971 में इनको पद्मश्री मिला था, और 6 दशकों तक महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उनकी फोटोग्राफी इन्होंने करी है। पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे सिलेबस में है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, तो इस तरह के व्यक्ति जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है इनके बारे में। आगे एक वर्ड है साइकोफेंसी। साइकोफेंसी एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे एक है सुरेश, ठीक है, इसके 2 दोस्त है, एक रमेश और दूसरा है महेश। अब जब ये सुरेश महेश से कुछ बात करता है, किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करता है, कुछ भी नया बताता है, तो महेश क्या सवाल करता है। महेश बोलता है, क्या सच में ऐसा हुआ? ठीक है, क्या सच में ऐसा हुआ? क्या वाकई में तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? क्या मैं आपकी बात से सहमत नहीं, आपकी बात से सहमत नहीं। इस तरह की बात कौन बोलता है? महेश। इधर दूसरी तरफ रमेश है। रमेश क्या है, सुरेश की हाँ में हाँ मिलाता है। ठीक है, सुरेश बोलता है कि आज मैंने ना भालू को पेड़ पे चढ़ के और एक शेर का शिकार करते हुए देखा। रमेश बोलेगा, हाँ अच्छा सच में, वाह यार गजब, तूने क्या देख लिया। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए, यानी रमेश के एटीट्यूड वाले जो व्यक्ति है उनके लिए एक वर्ड यूज होता है साइकोफेंसी। ठीक है, हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि माना जा रहा है कि एआई भी इसी तरह है। जिस एआई के बारे में, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है चारों तरफ, उसके बारे में एक रिसर्च में सामने आया कि वो भी
अपना जो यूजर है यानी कि हम लोग हैं जो उसको यूज कर रहे हैं उनको खुश करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन पे भी हाँ में हाँ मिलाता है। यानी कि वो सवाल खड़ा नहीं करता कि नहीं सर ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, इसका ये राइट आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो उस तरह ये वर्ड जो साइकोफेंसी है ये न्यूज़ में आया, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपके एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको यहाँ पे डाला है। चैटबॉट और एआई प्रोग्राम अक्सर इंसानों की हाँ में हाँ मिलाते हैं भले ही यूजर गलत हो। पहली चीज, एआई मददगार दिखने के लिए, यानी कि एआई अपने आप को इस तरह से शो करता है कि मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, दैट्स वाई वो इस तरह की चीज करता है। शोध में ये भी पाया गया कि गलत तथ्य बिना सुधार के भी लागू करता है एआई। बेसिकली वही बात कि वो उसका यूजर को खुश रखने की कोशिश करता है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी तो मस्ट है, वो तो होनी ही चाहिए। आगे एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज है, हमारी जो सूजस मैगजीन है, ये राजस्थान सरकार की मैगजीन है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सीधे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ग्राम रथ जो अभियान है 2026, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे थी। कौन कौन थे? राज्यसभा सांसद है नितिन नवीन, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है ये, और हमारे जो सीएम है इन्होंने 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान की शुरुआत की है। क्या होगा बेसिकली? इस तरह का कुछ नहीं होगा, ये तो पुराने बैलों की जोड़ी हमने यहाँ ऐड कर दी। ग्राम रथ अभियान बेसिकली कोई मोटर व्हीकल होगा, ठीक है, जो हर ग्राम पंचायत में जाएगा। क्या काम करेगा? लोगों को अवेयर करेगा। किस बारे में? 23 से 25 तारीख को एक आयोजन हो रहा है एग्रीटेक का। एग्रीटेक का कहाँ पे? राजस्थान में। क्या होगा इसमें? इसमें एग्रीकल्चर में इनोवेशन के बारे में, कृषि में जो नवाचारी तकनीकें हैं उनके बारे में, कृषि को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है, इन सब के बारे में इसमें बात होगी एग्रीटेक के बारे में। ये कब हो रहा है? 23 से 25 मई को। ठीक है, लेकिन इसके प्रचार प्रसार के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि इस तरह का कोई कार्यक्रम होने जा रहा है, इसके लिए ग्राम रथ अभियान जो है अभी 15 दिन के लिए लॉन्च कर दिया। यानी कि एक रथ है जो हर पंचायत मुख्यालय में जाएगा, वह लोगों की समस्याएं भी सुनेगा, योजनाओं का लाभ लोगों को किस तरह से मिल रहा है उसके बारे में भी पता करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी करेगा। इस तरह का काम कौन कर रहा है? ग्राम रथ अभियान। और ये अवेयरनेस फैलाएगा कि भाई 23 और 25 को बहुत बड़ा आयोजन एग्रीटेक जो है राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक वो होने जा रहा है, जिसमें एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी के बारे में काफी बात होगी। बात समझ गए होंगे? प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को पहुंचेगा, योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाएगा, यानी कि सरकार इस तरह की योजनाएं आपके लिए लेके आ रही है और आप इसमें ये बात समझिए। जो होता है अक्सर सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार अपनी जानकारी पहुंचाती है, अपनी बात पहुंचाती है, अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को अवेयर करने की, यानी कि जागरूक करने की कोशिश करती है। ये सब इसमें किया जाएगा। आगे 181 पे जो शिकायतें हैं गाँव में, जहाँ पंचायत मुख्यालय पे मान लो ये रथ गया है, वहाँ पे अगर कोई शिकायत है तो उनका भी तत्काल समाधान किया जाएगा। आगे ग्राम 2026 किसानों के लिए बड़ा मंच है। ये ग्राम कौन सा? राजस्थान ग्रामीण एग्रीटेक वाला जो है, ग्लोबल एग्रीटेक वाला। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, जो कि 23 से 25 मई को होगा और बेसिकली जयपुर में होगा। ठीक है, जयपुर जेईसीसी में, जो कि हमने 4 दिन पहले पढ़ा था। क्या बात होगी इसमें? कृषि तकनीक के बारे में बात होगी। ठीक है, कि खेती, पशुपालन, बागवानी, इनसे जुड़ी हुई जो अच्छी टेक्नोलॉजीज है उनका कैसे यूज करके किसान अपने खेती को लाभदायक बना सकता है। आगे राजस्थान एग्रीकल्चर में लोग इन्वेस्ट करें, इस बात के लिए इन्वेस्टर्स को बताया जाएगा कि यहाँ काफी संभावना, आप आइए राजस्थान की एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कीजिए। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा, फूड प्रोसेसिंग जो है, कृषि उत्पादन, फूड प्रोसेसिंग, बागवानी, पशुपालन कंपनी है, ये सब एक ही मंच पे आएगी और आपस में अपनी बात शेयर करेगी और जो संभावना है राजस्थान के कृषि क्षेत्र में उसको तराशने की कोशिश करेगी। आगे मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकसित राजस्थान 2047, जिस तरह से विकसित भारत 2047 की बात केंद्र सरकार कर रही है, उसी तरह की बात राजस्थान सरकार भी कर रही है कि भाई 2047 तक हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ई नाम एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, ई नाम जो है, पहले ये समझिए, अभी आपको थोड़ा सा अवेयरनेस होगा, हमारे होती है मंडियाँ। ठीक है, यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं धान मंडी। इस मंडी में क्या होता है? इस मंडी में देखो, बेसिकली ये फार्मर है, क्या नाम है? फार्मर, मान लीजिए रामचरण जी, फार्मर रामचरण है ये। ठीक है, और यहाँ पे मंडी है। इस मंडी में क्या है? यहाँ छोटे छोटे व्यापारी है जो अपनी शॉप्स वगैरह यहाँ लगा के रखते हैं। ठीक है, प्रचलित व्यवस्था 2016 से पहले ये थी और अभी भी राजस्थान में, इंडिया में मैक्सिमम जगह यही व्यवस्था है।
इसने फसल उगाई, फसल के पैदावार हुई, ठीक है। पैदावार होने के बाद इसको कुछ आइडिया नहीं, इसने अपना अनाज जो है ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के, ठीक है, ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के और मंडी लेके गया। मंडी में जब गया, जब ये व्यापारियों से मिला तो इन्होंने कहा कि भाई हम 50 रुपये kg आपका ये जो अनाज है, जो भी है, मान लो मूंग है या चने हैं, उसको खरीदेंगे। इसको लगता है वहाँ से चल के आ गया, अब अगर कम है भाव तो भी वापस तो ले जाऊंगा नहीं, क्योंकि खर्चा और बढ़ जाएगा। ये जैसे तैसे इन दामों में बेच के और वहाँ से निकल जाता है। तब केंद्र सरकार ने ये बोला कि भाई हम इलेक्ट्रॉनिक मंडी लेके आएंगे, यानी कि इस ई नाम में जो बाजार के भाव है वो किसान को ऑनलाइन दिखेंगे। ऑनलाइन ही किसान अपनी उपज को यहाँ डाल देगा, अपनी उपज को यहाँ डाल देगा, तो जो खरीदार है, यानी कि ये जो खरीदार है, ये ऑनलाइन ही यहाँ पे भाव ताव तय करके और डील को डन कर देंगे। फायदा क्या हुआ? पहली चीज ये कि किसान को फालतू तेल जला के पहले ही जाके वहां खड़ा नहीं होना पड़ा। जब वो सेटिस्फाइड हो गया कि मुझे इतना भाव मिलना है, तब उसने डील डन करी। फिर वो चाहे तो व्यापारी उसको मंगवा ले या किसान उसको छोड़े, जो भी उनके बीच में बातचीत हुई है। तो ये एक तरह से ट्रांसपेरेंसी है, रियल टाइम पे लोगों को जो मार्केट में जो जिनसों के प्राइस है उनके बारे में पता चल जाता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था उसको ई नाम बोला गया और ये 2016 में शुरू हुई। हालांकि जितनी उम्मीद करी थी सरकार ने उतना अच्छा इसमें नहीं हुआ। बहुत कम मंडियां ऑनलाइन अपने आप को इस्टेब्लिश करी और ये व्यवस्था भी उतनी कामयाब नहीं जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी राजस्थान ने इसमें अच्छा काम किया। कैसे? 4th रैंक है राजस्थान की भुगतान के मामले में, यानी कि ऑनलाइन भुगतान के मामले में राजस्थान की 4थी रैंक है। कौन सी? 4थी। एग्जाम में पूछी जा सकती है, राशि इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, व्यापार में अगर कंप्लीट व्यापार की बात करें तो राजस्थान का पहला स्थान है, और कुल आवक यानी कि अनाज की जो आवक है उसके मामले में दूसरा स्थान है। ठीक है, तो ये 3 रैंकिंग है जो आप हल्का सा याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा इसको देख लेंगे। आगे ये किसानों के लिए डिजिटल क्रांति थी। कैसे? ऑनलाइन नीलामी, यानी कि ऑनलाइन भाव ताव तय हो जाते थे। रियल टाइम जो मूल्य है किसानों को वो पता चल जाता था, जिसके बारे में हमने बात करी। और बैंकों में सीधा भुगतान, यानी किसान का जो खाता है, ठीक है, किसान के खाते में सीधा जो है पैसे ट्रांसफर होते थे। अब सरकार ई नाम 2.0 लेके आई, यानी कि इस व्यवस्था में कुछ सुधार के साथ में, कुछ अच्छी नई टेक्नोलॉजी के साथ में ई नाम 2.0 लेके आई है। पहली जो शुरुआत हुई वो 14 अप्रैल 2016 को हुई थी। ये क्या था? ई नाम 1.0। उसके बाद 12 फरवरी 2026 से 2.0 जो ई नाम है वो सरकार लेके आई है। इसमें लॉजिस्टिक, फिनटेक, इन सब जो नई टेक्नोलॉजीज है इनकी भी सहायता जो है किसानों को और मंडी के जो व्यापारी हैं उनको मिलेगी। तो ये बात भी आप समझ लेंगे, राइट। चलिए आगे देखिए, पशुपालन विभाग ने तरल नाइट्रोजन परिवहन के लिए कुछ वाहन रवाना किए, यानी कि 6 जिले हैं उनको ये वाहन दिए हैं। कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ थोड़ा सा पीपीटी में हल्के हैं जो वर्ड छोटे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अलवर है, ठीक है, पहला। दूसरा खेरथल, ठीक है, खेरथल तिजारा, दो नया जिला है। कोटपुतली, बहरोड, ठीक है। आगे सलूखर, फलोदी, जैसलमेर। पांचवा फलोदी और छठा जैसलमेर, ठीक है। इन जिलों को, इन 6 जगहों को जो है ऐसे वाहन दिए हैं नाइट्रोजन परिवहन के लिए। अब आप समझ रहे होंगे कि यार नाइट्रोजन गैस क्यों चाहिए, कैसे दी जा रही है, मैं आपको बताता हूँ। आपने गाँव में देखा होगा जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जानवरों के डॉक्टर, वो एक डिब्बा सा रखते हैं अपने पास, ठीक है, अपने बाइक के साइड में एक डिब्बा रखते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है? सीमन स्टोर होता है, ठीक है। सीमन जो कि पशुओं की अच्छी उन्नत नस्लों के लिए जो यूज किया जाता है। इस सीमन को जो स्टोर करने के लिए यूज होती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इसलिए ये जो वाहन है उस पर्टिकुलर एरिया में जो है नाइट्रोजन गैस जो है सप्लाई करेंगे इस तरह के डॉक्टर्स, ठीक है, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमों के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है, हमने बात कर ली। और इसमें केंद्र जो 100% है, केंद्र सरकार इसमें पैसा दे रही है। और 20 जिलों को पहले भी वाहन दिए जा चुके हैं और ये 6 नई जगह है जहाँ पे ये वाहनों का वितरण हुआ है। चलिए बात होगी, आगे अपन बात कर लेते हैं। आर्टिकल हमने ऐड किया है, होर्मुज स्ट्रेट संकट। देखिए अगर मैं आपको बताऊं यूं, ये मान लीजिए ये आपका इंडिया है, ठीक है, ठीक है, यहाँ आपका पाकिस्तान है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये पाकिस्तान, ये से जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान थोड़ा सा ऊपर तक, और ये आपका ईरान है, ठीक है, ये क्या है? ईरान, ठीक है, रफली। ये हमारा क्या है?
अरब सागर है, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपका है यूएई, क्या है, जस्ट अ सेकेंड, यूएई यानी कि जो दुबई बोला जाता है, संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ आपका लगभग इस एरिया में क्या है, सऊदी अरब है। ठीक है, यहाँ ओमान है। ठीक है, ये जो बीच की लाइन है, यहाँ पूरा पानी है, समुंदर है। ठीक है, ऊपर भूमध्य सागर है। ठीक है, ठीक है, इधर भी ये अरब सागर से जुड़ा हुआ पानी का एरिया है। यहाँ जो ये एरिया है, ये जो रेखा है, ये मात्र एक छोटा संकरा रास्ता है, लेकिन जो मध्य एशिया के ये जो देश है, कतर, ईरान, सऊदी अरब, बहरीन, इनसे जो ऑयल है वो इसी स्ट्रेट के माध्यम से नीचे इधर की तरफ आता है। यानी कि स्पेशली इंडिया को या इंडिया के नीचे से इधर जो बाकी दुनिया के देश है उनको भी जो सप्लाई होता है वो इस स्ट्रेट के माध्यम से आता है। इस जो ये छोटा सा गलियारा है, यानी कि दोनों तरफ यहाँ भी लैंड है इसके और यहाँ भी लैंड है, इसके बीच में जो छोटा सा स्ट्रेट है इसको बोला जाता है होर्मुज। क्या बोला जाता है, होर्मुज स्ट्रेट, यानी स्ट्रेट का हिंदी मतलब होता है जल संधि। अब क्या हुआ है, इसी होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक किया है अभी ईरान ने। जब अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई तो इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने का मतलब है कि यहाँ पे अपने जहाज वगैरह तैनात कर दिया, अपनी छोटी जो मॉस्किटो बोट्स जिनके बारे में हमने बात करी थी वो तैनात कर दी। अब बाकी जो जहाज जा रहे हैं वो ईरान की परमिशन से ही जा रहे हैं, यानी कि ये ब्लॉकेड हुआ। इसकी वजह से इंडिया में एलपीजी का प्रॉब्लम हुआ, पेट्रोल का प्रॉब्लम हुआ, डीजल का प्रॉब्लम हुआ, और अब भी अगर समस्या बढ़ेगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यहाँ पे है। इस आर्टिकल में ये बोला जाता है, तो इसकी वजह से 20-30% दुनिया को का व्यापार जो है प्रभावित हुआ है। इसी प्रकार ताइवान स्टेट है, एक ताइवान है इंडिया के इधर, ठीक है, ऊपर चाइना और इधर कहीं ताइवान छोटा सा देश है। यहाँ भी एक स्टेट है, अगर इसको रोक दिया जाए किसी दिन चीन द्वारा तो फिर दुनिया लगभग 80% प्रभावित होगी, और ये कार्डियक अरेस्ट यानी कि एक जिसको बोलते हैं ना हार्ट फेलियर जैसा होगा पूरी की पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन के लिए, क्योंकि वहाँ भी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में ये आर्टिकल है। उम्मीद करता हूँ आपको बात थोड़ी सी समझ आ गई होगी। अब अपन आगे चलते हैं। देखिए, ये जो है ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करके ट्रंप प्रशासन को एक अभ्यास परीक्षा दे दी। ठीक है, यानी कि ट्रंप प्रशासन को एक तरह की चुनौती दे दी। यहाँ पे जो टैंकर है वो डर डर के चल रहे हैं, और ईरानी स्पीड बोट जो है समुद्री लुटेरों की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि दुनिया का तेल और एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, और इसने वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। आगे बोला जाता है ताइवान जो है सेमीकंडक्टर का होर्मुज है, यानी कि जब होर्मुज पे ब्लॉकेड हुआ तो क्या प्रभावित हुआ, ऑयल और गैस। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह ताइवान स्ट्रेट पे अगर कभी संकट आया तो क्या प्रभावित होगा, तो प्रभावित होगा आपका सेमीकंडक्टर। क्या होगा, सेमीकंडक्टर। और वही सेमीकंडक्टर जिनके बारे में हमने बात करी है, जो कि चिप्स जिससे बनती है और लगभग हर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और दुनिया का 90% जो सेमीकंडक्टर चिप है वो अकेली ताइवान की एक कंपनी बनाती है। सोच के देखिए, जब 90% जो सप्लाई रुक जाएगी तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। TSMC जो कंपनी है ताइवान की, ये दुनिया की सबसे एडवांस चिप का 90% से अधिक हिस्सा बनाती है। ये चिप्स AI डेटा सेंटर्स, लड़ाकू फाइटर जो विमान है, स्मार्टफोन का जो ब्रेन है, ये सारी चीज़ों में काम में आता है। यानी कि अगर इस तरह का ब्लॉकेड हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। यदि चीन ने ताइवान पर हमला या नाकाबंदी करता है तो वैश्विक नुकसान $10 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। ये केवल एक मंदी नहीं होगी, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया के लिए कार्डियक अरेस्ट होगा, यानी कि हार्ट अटैक होगा। ठीक है, और चाइना हमेशा से एक बात बोलता है कि मैं ताइवान पे कब्जा करूंगा, क्योंकि चाइना ये मानता है कि ताइवान उसी का अंग है। इसके बारे में राइटर बात कर रहे हैं। आगे देखिए, शी जिनपिंग जो है चाइना के राष्ट्रपति है, उनका लक्ष्य क्या है, और उनका एक क्रेडिबल कमिटमेंट है। शी जिनपिंग वह हासिल करना चाहते हैं जिसका वादा माओ त्से तुंग ने किया था। एक पहले राष्ट्रपति हुए हैं माओ त्से तुंग, उन्होंने वादा किया था एक चीन, यानी कि वन चाइना। वन चाइना का मतलब है कि ताइवान जो है वो चीन का पार्ट है। ठीक है, ये सिंपल वन चाइना से मतलब है। आगे, जो बिना किसी शर्त, बिना किसी बागी द्वीप के होना चाहिए, यानी कि इसका कोई भी द्वीप जो है बागी नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्वीप से यहाँ मतलब है ताइवान से, राइट। आगे, गेम थ्योरी जो है वो ये कहती है कि विरोधी को ये भरोसा होना चाहिए कि आप अपनी कथनी के अनुसार कार्य करेंगे, और ये कमिटमेंट कौन दिखा रहे हैं, शी जिनपिंग। आगे, यदि अमेरिका होर्मुज से टैंकर नहीं निकाल सका
यानी ईरान एक छोटा सा देश है, उसने जब ब्लॉकेड लगाया होर्मुज संधि पे, तो अमेरिका वहां से तेल टैंकर नहीं निकलवा पा रहा है दुनिया के। तो चाइना ये सोचेगा कि जब मैं ताइवान पे अटैक करूंगा तो क्या बचाने आएगा ताइवान को अमेरिका? बिल्कुल। अगर इस सिचुएशन से, तो यही लगता है कि ये आसान नहीं है, ये मुश्किल है, और इस वजह से हो सकता है बहुत जल्दी चाइना ताइवान पे अटैक करे। आगे अमेरिका को चुनना है स्पष्ट रूप से, क्या या तो कोई तत्काल कार्रवाई करे होर्मुज पे, ये पूरा का पूरा समुद्र है जैसे मान लो, और ये जहाज है किसका? अमेरिका का, ठीक है, या तो कोई सैन्य कार्रवाई करे, या जहाजों के निर्माण करें, हथियार बढ़ाएं और कुछ करें, दीर्घकालीन रणनीति बनाएं, क्योंकि अभी भी दुनिया की सबसे अच्छी नेवल पावर जो है वो अमेरिका के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने जो है अपना दबदबा इस युद्ध में बनाया है। आगे कुछ क्वेश्चन है जो हमने ऐड किए हैं, देखिए। हाल ही में भजन लाल शर्मा ने लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया राजस्थान के किस जिले में? ये 4 जिले दिए गए हैं, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर और चूरू। चूरू अपना राइट आंसर है। ये जो है सूजस में ई प्रश्नोत्तरी आती है डेली, जो हमने आज से ऐड करनी शुरू करी है। अगर आपको ये भी इनिशिएटिव ठीक लगता है तो प्लीज इसको देखिएगा, और अब आप बताना मुझे कमेंट में, इसको अपन कंटिन्यू कर लेंगे। दूसरा, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? यानी लोक सेवा दिवस का मतलब होता है सिविल सर्विस डे, और हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो है सिविल सेवक ही बनने जा रहे हैं, तो हमारे लिए इस दिन को याद रखना जरूरी है। ये है 21 अप्रैल, यानी कि हर साल 21 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? सिविल सर्विस डे बनाया जाता है। आगे तीसरा प्रश्न है, अमृत 2.0। अमृत एक योजना है जो शहरों को ठीक करती है, शहरों के सौंदर्यीकरण, उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज है उसको अपग्रेड करती है। तो अमृत 2.0 के तहत राजस्थान के कितने शहरों का चयन किया गया? तो राइट आंसर है 29 शहर, याद रखेंगे आप। चौथा क्वेश्चन है, राजकीय कार्यालयों यानी कि जो सरकारी ऑफिसेज है, ठीक है, अस्पताल है, वहां पे सरस स्मार्ट पार्कर का संचालन किस संस्था के माध्यम से किया जाना है? तो राजीविका हमारी एक संस्था है जो कि ग्रामीण एरिया में जो स्वयं सहायक संघ होते हैं, जो औरतों के समूह होते हैं, उनके माध्यम से उनको स्वरोजगार प्रदान किया जाता है, उनको बैंक का सस्ती दरों पे लोन प्रदान किया जाता है। तो उस संस्था के माध्यम से ये जो सरस स्मार्ट पार्कर है, इनका जो संचालन है वो किया जाएगा। आगे पंच गौरव राजस्थान सरकार की एक बेहतरीन योजना है। इसमें हर जिले से एक स्पोर्ट्स, एक जो है वृक्ष प्रजाति, ठीक है, एक अनाज प्रजाति, ठीक है, एक आपका कोई उद्योग, और एक कोई उत्पाद, इस तरह करके 5 जो है एमिनेंट चीजें इसमें काउंट की जाती है। तो खेल जो है सीकर का पूछा है तो कौन सा है? बास्केटबॉल, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आज हमने जीवाश्म खोज के बारे में बात करी कि तमिलनाडु के थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में होलिस्टीन काल का एक जीवाश्म मिला है, जिससे हमें इतिहास के बारे में, वन्य जीवों के बारे में और जलवायु परिवर्तन के बारे में बेहतरीन जानकारी मिल सकती है। जस्टिस लिसा गिल जो है वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी और पहली महिला चीफ जस्टिस है। रघु राय जो है भारतीय फोटोग्राफी के जनक माने जाते हैं। एआई साइको फेंसिंग के बारे में भी हमने बात करी थी। ग्राम रथ अभियान के बारे में हमने बात करी थी। ई नाम 2.0 के बारे में बात करी थी, और गोकुल मिशन के तहत 6 नए जिलों को तरल नाइट्रोजन वाहन मिले, उसके बारे में बात करी थी। डिजिटल भुगतान में चौथा स्थान है ई नाम में इंडिया का, उसके बारे में बात करी थी। होर्मुज स्ट्रेट एलपीजी पे खतरा, और ताइवान स्ट्रेट जो कि ताइवान जो चिप्स का निर्माण करता है 90% एडवांस चिप का, तो वो सप्लाई चेन बाधित होगी तो समस्या काफी बढ़ जाएगी पूरी की पूरी दुनिया में, राइट। आगे होलिस्टीन जीवाश्म के बारे में बात करी, जस्टिस लिसा गिल, ई नाम, होर्मुज, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन, और उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फायदेमंद रही होगी। आप प्लीज सबसे पहली चीज सारे वीडियो देखने हैं, एंड तक देखने हैं, ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होगी। हर दिन के साथ आपकी कैपेसिटी बिल्ड होगी। साथ में हमने जो आज ये नयापन किया है ये कैसा है, अगर ये ठीक लगता है हम कल इसके साथ ही जाएंगे, अदरवाइज हम अपने पुराने पैटर्न पे डिस्कस कर लेंगे। तो आप कमेंट या जैसे भी जिस माध्यम से आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो नया इनिशिएटिव है ये ठीक है, या फिर हम पुराने के साथ ही चलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कल तक फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।